पुराने समय की बात है। कांचीपुर नामक राज्य पर राजा भानु प्रताप का शासन था। उनके 2 पुत्र थे, लव और कुश, जो अब युवा हो चुके थे। राजा के दरबार में एक अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम सुमंत था। राजा भानु प्रताप अक्सर अपने कार्यों में मंत्री सुमंत की सलाह लिया करते थे। एक दिन मंत्री सुमंत ने राजा से कहा, महाराज, आपके दोनों पुत्र अत्यंत होनहार हैं। अब समय आ चुका है कि उनका राज्य अभिषेक कर दिया जाए। राजा बोले, हाँ मंत्री जी, मैं भी इसी विषय में सोच रहा था। मैं समझ चुका हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। मंत्री ने कहा, महाराज, लगता है कि आप निर्णय कर चुके हैं कि किसका राज तिलक करना है, फिर भी चाहे किसी का भी तिलक हो, दोनों आपके ही पुत्र है। राजा ने उत्तर दिया, किंतु दोनों में समान बुद्धिमानी नहीं है। कुश में एक योग्य राजा बनने के सभी गुण हैं, जबकि लव अत्यधिक शांत स्वभाव का है। इसी कारण मैंने कुश को राज्य का कार्यभार सौंपने का निर्णय लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि लव में राजा बनने की योग्यताएं नहीं है। मंत्री कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अचानक बात बदलते हुए बोले, नहीं महाराज, आपने अवश्य ही ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया होगा। ये कहकर वे वहां से चले गए। कुछ समय बाद लव और कुश के बीच किसी विषय पर बहस हो गई। वे दोनों इस विवाद को सुलझाने के लिए अपने पिता के पास पहुंचे। लव ने कहा, पिताजी, हमारे बीच एक मतभेद हो गया है। राजा भानु प्रताप बोले, अच्छा, ये विवाद किस विषय में है, विस्तार से बताओ, मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। कुश ने कहा, पिताजी, हमारे राज्य में कई लोग अत्यंत गरीब हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसे में उनकी भूख मिटाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जानी चाहिए। इससे न केवल उनकी भूख मिटेगी, बल्कि महाराज के प्रति लोगों का सम्मान भी और अधिक बढ़ जाएगा। परंतु लव ने इस योजना को गलत ठहराते हुए कहा, पिताजी, यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमें सबसे पहले उसकी जड़ को समझना चाहिए और उसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। इस तरह की अस्थायी योजनाएं बनाने से समस्या बार बार आती रहेगी। केवल भूखों को भोजन देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें ये सिखाया जाना चाहिए कि अनाज कैसे उगाया जाए। यदि वे ये सीख जाएंगे तो न केवल अपनी भूख मिटा सकेंगे, बल्कि अन्य कई लोगों की भी सहायता कर सकेंगे। यदि केवल लोगों की प्रशंसा पाने के लिए ऐसे कार्य किए गए तो लोग आलसी हो जाएंगे। दोनों की बातें सुनने के बाद महाराज कुछ देर तक सोचते रहे और फिर अपने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने कहा, महाराज, भूख मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि गरीबी को जड़ से समाप्त कर दिया जाए तो यही सबसे सही निर्णय होगा। राजा भानु प्रताप ने कहा, किंतु यदि राज्य से गरीबी समाप्त हो जाएगी तो लोग राजा को भूल जाएंगे। इसी कारण मुझे कुश की बात अधिक उचित प्रतीत होती है, जबकि लव की सोच मुझे उचित नहीं लगती। राज्य चलाने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि उचित नेतृत्व की योग्यता भी आवश्यक होती है, और ये योग्यता लव में नहीं है। इसके बाद राजा ने आगे कहा, लव, अब से तुम कोई भी गलत सलाह मत देना। फिर उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, कुश के राज तिलक की तैयारी कीजिए। ये कहकर महाराज वहां से चले गए। राजा ने कुश का पक्ष तो लिया, लेकिन लव की बात को गलत ठहराकर उसका अपमान भी किया। ये अपमान लव से सहन नहीं हुआ और उसने बिना किसी को बताए एक दिन साधारण कपड़े पहनकर राज्य छोड़ दिया। वो कई नगरों और गांवों में घूमते घूमते लव ने एक आदमी से पूछा, महाशय, ये कौन है जो पुराने ग्रंथों और शास्त्रों की बातों को इतनी सरलता से समझा रहे हैं? आदमी ने उत्तर दिया, ये अग्निसार है, इस गांव के शिव मंदिर के पुजारी। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सरिता है। इनकी बेटी किसी को भी पसंद नहीं करती, चाहे कितना भी समझाया जाए। यही कारण है कि ये अक्सर दुखी रहते हैं। कथा समाप्त होते ही लव अग्निसार के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, आपने जो कथा सुनाई उससे मेरे कई संदेह दूर हो गए हैं। पहले मैं सोचता था कि एक सन्यासी बन जाऊं ताकि मुझे शांति मिल सके, परंतु अब मुझे समझ में आ गया है कि संसार में रहते हुए भी शांति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लव की बातें सुनकर अग्निसार उससे बहुत प्रभावित हुआ और वो लव को पसंद करने लगा। उसने पूछा, बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम कहां से आए हो? लव ने सच्चाई छुपाते हुए कहा, गुरुजी, मेरा नाम अर्पण है। बस मुझे इतना ही मालूम है कि मैं बचपन से ही बिना माँ बाप के रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। संत अग्निसार ने कहा, यदि इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम
मेरे घर आकर रह सकते हो। अर्पण ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उनके घर चला गया। उनके घर में उनकी बेटी सरिता भी रहती थी, जिसे कभी कोई पुरुष अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अर्पण को देखकर वो बहुत प्रभावित हुई। एक दिन सरिता ने अर्पण से कहा, क्या तुम मेरे साथ गांव के कुएं पर पानी भरने चलोगे? अर्पण उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया और उसके साथ कुएं पर चला गया। सरिता जानती थी कि इस समय वहां कोई नहीं होगा। वहां पहुंचकर वो अर्पण से बोली, आमतौर पर मुझे पुरुषों से कोई लगाव नहीं होता, इसीलिए मैंने अब तक विवाह नहीं किया, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे मन में एक नई इच्छा जागी है। आज रात पिताजी किसी रिश्तेदार से मिलने दूसरे गांव जा रहे हैं। ये अच्छा मौका है, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना। अर्पण ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे पिता को मैं गुरु मानता हूँ और तुम उनकी बेटी हो। तुम्हारे लिए इस प्रकार के विचार रखना मेरे लिए पाप है। तुम्हें भी ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। अर्पण के ऐसा कहने पर सरिता उसे बहुत समझाने लगी, परंतु उसके शब्दों का अर्पण पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर सरिता ने सोचा कि इसे सबक सिखाना चाहिए। वो अचानक अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ देती है, हाथों को खरोचने लगती है और बालों को बिखरा कर रोने लगती है। रोते रोते वो अपने घर पहुंचती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, अर्पण ने मुझ पर बुरी नजर डाली है। आपने एक आस्तीन के सांप को अपने घर में आश्रय दिया है। देखिए, उस दुष्ट अर्पण ने मेरी क्या हालत कर दी है। संत जानते थे कि उनकी बेटी पुरुषों को पसंद नहीं करती, इसीलिए वे ये मान लेते हैं कि अर्पण ने ये घिनौना कार्य किया है। शायद इसी इरादे से वो उनके घर आया था। फिर दोनों पिता पुत्री गांव के मुखिया के पास जा पहुंचे। मुखिया ने अर्पण को भी बुलाया। सरिता ने नाटक करते हुए अपने झूठ को सच बनाकर मुखिया को कह सुनाया। मुखिया ने जब अर्पण से इस बारे में पूछा तो अर्पण ने कोई उत्तर नहीं दिया। मुखिया ने फिर दोहराया, अर्पण, क्या तू अपराधी है? क्या तूने ये अपराध किया है? लेकिन अर्पण बिना कोई उत्तर दिए बिल्कुल शांत बना रहता है। तब मुखिया कहता है, तू कोई जवाब नहीं दे रहा, तूने चुप्पी क्यों साध रखी है? इसका मतलब तूने ही अपराध किया है, इसीलिए तुझे दंड देना ही चाहिए। सरिता गुरुजी की बेटी है, ये बात जानते हुए भी तूने ऐसा अपराध क्यों किया? न्याय के अनुसार तुझे इस अपराध का दंड ये मिलना चाहिए कि तेरे हाथ पैर काट दिए जाए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि तू अपराधी नहीं है। नहीं, सरिता के पास भी इस बात का कोई प्रमाण या गवाह नहीं है, इसीलिए मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। जब मुखिया कोई फैसला नहीं ले पाया तो उसने इस मामले की पूरी जानकारी उस राज्य के राजा देवर्मा को दी। राजा देववर्मा ने कहा, मुखिया जी, जब अर्पण इस अपराध पर मौन है और सरिता ने अपनी गवाही दे दी है, तो तुम्हें अर्पण को दंड देना चाहिए था। मुखिया ने उत्तर दिया, महाराज, अर्पण का शांत स्वभाव देखकर मुझे नहीं लगता कि वो अपराधी है। मेरे विचार में आप एक बार उन दोनों से स्वयं मिल ले और उनका पक्ष सुनकर सही निर्णय करें। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में विचार करूंगा, तुम अभी जा सकते हो। देवर्मा की एक बेटी थी जिसका नाम यमुना था। वो बहुत ही सुंदर और अक्लमंद थी। महाराज को जब भी किसी मामले में संदेह होता तो वे अपनी बेटी से सलाह लेते थे। इस बार भी उन्होंने अर्पण और सरिता का सारा मामला उसे कह सुनाया। तब यमुना बोली, पिताजी, हमें संत सरिता और अर्पण को अपने सामने बुलाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। बात करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन अपराधी है और कौन निर्दोष। आप उन तीनों को राज दरबार में बुलाइए। यमुना के कहने पर राजा ने तीनों को राज दरबार में बुलाया और पूछताछ शुरू की। पिता पुत्री राजा के सामने वही बात दोहराते हैं जो उन्होंने मुखिया के सामने कही थी, परंतु अर्पण का शांत स्वभाव देखकर राजा को भी संदेह होने लगा कि शायद वो निर्दोष है। सबूत न होने के कारण अर्पण को दंड देने का मन देवर्मा का नहीं था, लेकिन अर्पण निर्दोष है इसका भी कोई प्रमाण नहीं था। तब राजा ने अपनी बेटी की ओर देखा। यमुना ने उन तीनों को वही ठहरने को कहकर अपने पिता को एक अन्य कक्ष में ले जाकर कहा, पिताजी, यदि इस समस्या का हल निकालना है तो हमें इस मामले से जुड़े सभी लोगों का आमना सामना करवाना होगा, तभी कोई सही निर्णय निकल पाएगा। हमें उसी के लिए कोशिश करनी होगी। राजा ने पूछा, परंतु ये सब कैसे होगा? बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आप उनसे कहिए कि फैसले के लिए 2 दिन का समय लगेगा, बाकी की व्यवस्था
मैं कर लूंगी, यमुना के आदेशानुसार। सरिता और अर्पण को राजमहल में ही 2 अलग अलग कमरों में ठहराया गया। दोनों कमरे एक दूसरे के बिल्कुल पास थे। इसके बाद यमुना राजा के पास आई और बोली, अभी तक इस अपराध का कोई गवाह नहीं मिला है, इसीलिए अब इस मामले में आप और मैं ही गवाह बनेंगे। आइए प्रमाण ढूंढते हैं। फिर वो अपने पिता को अर्पण के कमरे के पास ले गई। अर्पण के कमरे के दरवाजे में एक छोटा छेद था, जिससे भीतर का दृश्य साफ देखा जा सकता था। जब राजा उस छेद से झांक कर देखते हैं तो अर्पण बिल्कुल शांत बैठा दिखाई देता है। दूसरी ओर सरिता अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। कमरा बहुत ही सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाया गया था। चारों तरफ शीशे लगे थे और कीमती कपड़े भी रखे हुए थे। काफी देर तक जब कोई अंदर नहीं आया तो सरिता अधीर हो उठी। टहलते हुए उसकी नजर कमरे में एक दरवाजे पर पड़ी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और कुंडी ना लगी होने के कारण वो आसानी से खुल गया। असल में ये दरवाजा सीधे अर्पण के कमरे में जाता था। जैसे ही सरिता अंदर गई, उसने देखा कि अर्पण पहले की तरह बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। सरिता ने इधर उधर नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई और नहीं है तो वो अर्पण के नजदीक जाकर बोली, अब तो तुम्हें अवश्य ही दंड मिलेगा। तुमने मुझे ठुकराया है, मेरी सुंदरता पर तो लोग मरते हैं और तुमने मेरा तिरस्कार किया। अभी भी वक्त है, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो मैं अपनी झूठी शिकायत वापस ले लूंगी, वरना मेरा झूठ तुम्हारे प्राण ले लेगा। अर्पण शांत स्वर में बोला, मेरे लिए दंड कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सच्चा हूँ और मेरे लिए यही काफी है, परंतु मैं तुम्हारी अनुचित मांग को पूरा नहीं कर सकता। इतना कहकर अर्पण फिर से चुप हो गया। वे दोनों नहीं जानते थे कि राजा दरवाजे के छेद से ये सब देख और सुन रहे थे। अगले दिन राजा देव वर्मा ने सभी को राज दरबार में बुलाया और गंभीर स्वर में बोले, सरिता तुम एक कुटिल और दुष्ट लड़की हो, जबकि अर्पण बिल्कुल निर्दोष है। जब अर्पण ने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की तो तुमने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसकी शिकायत की होना। तो ये चाहिए कि तुम्हें दंड दिया जाए, परंतु तुम्हारे पिता के सम्मान को देखते हुए हम सिर्फ तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ रहे हैं। इसके बाद राजा ने अर्पण को अपराध मुक्त कर दिया और सरिता तथा उसके पिता को दरबार से वापस भेज दिया। लेकिन अर्पण को राजा ने अपना अतिथि बना लिया। राजा को अर्पण बहुत पसंद आया और वे अपनी बेटी यमुना का विवाह उसी से करना चाहते थे। पहले तो अर्पण ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु जब उसे पता चला कि यमुना की वजह से ही वो निर्दोष साबित हुआ है तो वो शादी के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उनकी शादी धूमधाम से कर दी गई। शादी के बाद अर्पण ने राजा देव वर्मा को अपनी सच्चाई बताई। उसने कहा, महाराज, मैं वास्तव में एक राजपुत्र हूँ, परंतु अपने पिता के व्यवहार के कारण मैंने अपना राज्य छोड़ दिया और यहाँ आ गया। राजा देव वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे तुम एक राजपुत्र हो या साधारण मनुष्य, अब इस बात का कोई महत्व नहीं है। आज के बाद तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। मेरे बाद इस राज्य को तुम ही संभालोगे। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी का पति एक समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति है और ये राज्य एक योग्य राजा पाने जा रहा है। कुछ समय बाद जब ये समाचार राजा भानु प्रताप तक पहुंचा कि उनका बेटा लव अब एक राज्य का राजा बनने वाला है, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वर्षों पुरानी नाराजगी भूलकर वे अपने पुत्र से मिलने के लिए राजमहल पहुंचे। जब राजा भानु प्रताप और लव आमने सामने आए तो दोनों की आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। पुराने गिले शिकवे दूर हो गए और पिता पुत्र गले मिलकर रो पड़े। इसके बाद सभी ने मिलकर एक सुखमय जीवन बिताया और राज्य में खुशहाली छा गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि ये कहानी आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।